नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। देश के 5% बच्चों व किशोरों की किडनी खराब। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सबसे ज्यादा मामले। देश में लगभग 5% बच्चे और किशोर किडनी गुर्दे के सही काम न करने या किडनी खराब फंक्शन से पीड़ित हैं। राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में सामने आया है कि किडनी को नुकसान पहुंचने से जैसे जैसे समय बीतता है यह समस्या और भी जटिल और लाइलाज हो जाती है। बाद में यह धीरे धीरे क्रोनिक किडनी डिजीज के रूप में तब्दील हो जाती है। यह अध्ययन बठिंडा और विजयपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया है। इसके नतीजे स्प्रिंगर लिंक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है और इससे कितने बच्चे पीड़ित हैं, इसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह अध्ययन 2016 से 18 के बीच 5 से 19 वर्ष की आयु के 24,690 बच्चे और किशोरों के राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मामले सामने आए, जबकि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल में यह प्रचलन कम था। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 49,000 बच्चे और किशोर 4.9% किसी न किसी रूप से किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। आश्चर्यजनक रूप से इन लोगों में से आधे से अधिक लोगों और उनके अभिभावकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह समस्या अधिकतर ऐसे इलाकों में है जहां स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाओं की पहुंच लगभग नगण्य है। जिन लोगों को इस समस्या की जानकारी है उनका इलाज भी अधिकतम हकीमों के भरोसे है। आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर स्टालिन सरकार पर बरसी मायावती। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि अब तक गिरफ्तार किए गए लोग असली अपराधी नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से पीड़िता को न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी। शहर के पेरबूर के एक निजी स्कूल में 52 वर्षीय नेता के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने यह भी कहा कि देर शाम हमलावरों के एक समूह द्वारा जिस तरह से आर्मस्ट्रांग की हत्या की गई, उससे पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सीएम स्टालिन को आर्मस्ट्रांग के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए और जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, असली दोषियों को पकड़ा नहीं गया है, जांच सीबीआई को सौंपी जाए। हमें उम्मीद नहीं है कि राज्य सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी, इसलिए इस मामले को तुरंत सीबीआई को सौंपा जाए। बसपा नेता ने कहा कि आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद पूरे राज्य में दलित डर में हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पार्टी ने मामले को गंभीरता से लिया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, हमारी पार्टी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी राज्य इकाई चुप नहीं बैठेगी और इस मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनके परिवार और समर्थकों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पार्टी और कैडर को आगे आना चाहिए, मगर साथ ही कानून की सीमा के भीतर रहना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि कमजोर वर्ग कानून अपने हाथ में नहीं लेता है। 8 साल के बच्चे को कीचड़ से भरे नाले में ढूंढ रहा था पिता। 72 घंटे बाद 4 किलोमीटर गहराई में मिला शव। मौसम का कहर पूर्वोत्तर पर टूट रहा है। असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। अब तक कईयों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच यहां के गुवाहाटी से एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला मामला सामने आया है। एक 8 साल के बच्चे का शव करीब 3 दिन बाद राजगढ़ इलाके के नाले से करीब 4 किलोमीटर नीचे से बरामद किया गया। रविवार को शव मिलने के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ले जाया गया। बाद में माता पिता ने अपने बच्चे की पहचान की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बचाव एजेंसियों ने पहाड़ी ज्योतिनगर से 4 किलोमीटर से अधिक नीचे राजगढ़ इलाके में शव बरामद किया, जहां लड़का नाले में गिर गया था। माता पिता ने शुरू में उसके साथ की गई साझा की तस्वीरों के आधार पर शव की पहचान की गई और बाद में अस्पताल में ले जाकर पुष्टि हुई। दरअसल असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ गुवाहाटी के पहाड़ी इलाके ज्योतिनगर में गुरुवार शाम को अविनाश अपने पिता की स्कूटी से फिसलकर खुले नाले में गिर गया था। अपने बेटे को ढूंढने के लिए उन्होंने भी छलांग लगा दी थी, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तभी से पिता हीरालाल अपने बच्चे की तलाश में जुटे थे। उन्हें बच्चे की चप्पल मिली थी, जिसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सौंप दिया गया था। इस घटना का पता चलने के बाद से प्रशासन भी मुस्तैदी से उस बच्चे को ढूंढने में जुट गया था और कई मशीनों के साथ साथ खोजी कुत्ते को भी नाली में गिरे बच्चे को तलाश में लगाया गया था। इस बीच हीरालाल ने रोते हुए पत्रकारों को बताया था, मैं लोहे की छड़ से नाले में तलाश कर रहा हूं और इनकी मदद से मुझे बेटे के सैंडल मिले हैं। मैं उसे इस छड़ से नहीं ढूंढ सकता। सरकार के पास मशीनरी है, उन्हें मेरे बेटे को ढूंढना ही होगा। टी शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए हीरालाल कीचड़ और कचरे में अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। वह पिछले 72 घंटों से अपने बच्चे की तलाश में जुटे थे और रात को थक जाने पर पास के ही एक दुकान के बरामदे में लेट गए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वह अपने बेटे को ढूंढ नहीं लेते तब तक वह आराम से नहीं बैठेंगे।
हीरालाल ने सीएम से कहा था, मैं घर कैसे जा सकता हूं जब मेरा बेटा यहां है। उसे पता है कि मेरा बेटा यहां है, मैं उसे ढूंढने तक आराम नहीं कर सकता। जंग के बीच हमास का रुख नरम, बिना शर्त स्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत को तैयार। हमास और इजराइल बीते 9 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच हमास का रुख कुछ नरम होता दिख रहा है। वह किसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले इजराइल पर लगातार स्थायी युद्ध विराम के लिए दबाव डालने की अपनी जीत पर पुनर्विचार करने को तैयार है। गाजा में युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए चल रहे प्रयासों में यह बयान एक महत्वपूर्ण पल है। हमास लगातार कई मांगे रखता आ रहा है, हालांकि अब वह बिना किसी शर्त के एक अस्थायी युद्ध विराम पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि संशोधित दृष्टिकोण से समझौते के प्रारंभिक चरण के दौरान स्थायी युद्ध विराम की बातचीत जारी रखने की अनुमति मिल जाएगी, जिसके 6 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यस्थ अस्थायी युद्ध विराम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में सुविधा प्रदान करेंगे तथा वार्ता जारी रहने तक इसराइली सैनिकों की वापसी पर निगरानी करेंगे। मसौदे में कहा गया कि 16वें दिन से पहले इस समझौते के दूसरे चरण के कार्यान्वयन की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। पहले चरण के 5वें सप्ताह के अंत से पहले यह बातचीत पूरी हो जानी चाहिए। हमास के रुख में यह बदलाव कतर में इजराइल और हमास के प्रतिनिधियों के बीच फिर से शुरू हुई वार्ता के बीच आया है। बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से व्यापक समझौते पर मध्यस्थता की उद्देश्य से विस्तृत चर्चा करने की अनुमति मिलने के बाद यह बातचीत फिर से शुरू हुई। हाथरस भगदड़ मामले में राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, ये बड़ी मांग की। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री योगी को पीड़ित परिवारों की समस्याओं को बताया है। इसके साथ ही सांसद राहुल गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़ाया जाए, साथ ही पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजे की राशि दी जाए। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को हमारी सामूहिक संवेदना और मदद की जरूरत है। राहुल गांधी ने यह पत्र जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने भगदड़ में जान गंवाने वालों और घायलों को प्रदेश सरकार की ओर से मिले मुआवजे पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार की ओर से घोषित मुआवजा काफी कम है, ऐसे में इसे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था भी की जाए। पोस्ट में लिखा, हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया है। मुख्यमंत्री योगी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया है। इस दुख की घड़ी में उन्हें हमारी सामूहिक संवेदना और सहायता की आवश्यकता है। सूरत शहर में 6 मंजिला इमारत ढही, जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7 हुआ। हादसे के वक्त सो रहे थे लोग। गुजरात के सूरत शहर के पाल इलाके में शनिवार दोपहर 6 मंजिला आवासीय इमारत ढह गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि इमारत ढहने के तुरंत बाद एक महिला को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि पूरी रात चले बचाव अभियान में 7 लोगों के शव निकाले गए हैं। अब यह घटना बीते दोपहर करीब 2:45 पर हुई थी। गहलोत ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त इमारत में रहने वाले कई लोग काम पर गए थे और कई लोग रात की शिफ्ट के बाद इमारत में सो रहे थे, जो फंस गए। उन्होंने बताया कि 12 घंटे से ज़्यादा समय से बचाव अभियान चल रहा था। हम अभी भी मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि मलबे के नीचे अभी कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमारत का निर्माण 2016-17 में हुआ था। यहाँ करीब 5 फ्लैटों में लोग रहते थे। इनमें से ज़्यादातर इसी क्षेत्र के कारखानों में काम करने वाले लोग थे। जब बचाव कार्य शुरू हुआ तो हमें फंसे हुए लोगों की चीखें सुनाई दी। हमने मलबे से एक महिला को निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। बाद में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। इसके बाद रात भर में 6 और शव निकाले गए। मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत काफ़ी जर्जर हो गई थी और प्रशासन ने इसे खाली करने के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन फिर भी लोग इसमें रह रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कुछ घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस और बाकी टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। पुलों के बाद अब सड़क समा रही धरती में। डीएम ऑफिस के सामने रोड धंसने से मच गई खलबली। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन पुल गिरने के साथ साथ अब सड़कें भी धंसने लगी है। लोग अब इन बातों के लिए ताज्जुब भी नहीं करते, क्योंकि जब सिर्फ हवा और पानी के हल्के दबाव से बड़े बड़े पुल गिर सकते हैं, तो फिर ऐसे में डीएम कार्यालय के सामने अगर सड़क धरती में समा जाए तो इस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फिलहाल ताज़ा मामला बेगूसराय के जिले के मुख्य स्थित डीएम कार्यालय के पास की है।
इस संबंध में लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही लाखों रुपए खर्च कर इस सड़क को फिर से निर्माण कराया गया था, लेकिन आज यह सड़क 1 से 2 फीट टूटकर पूरी तरह धरती में समा गई। लोग इसे भ्रष्टाचार का नतीजा बता रहे हैं। सड़क धंसने के बाद लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब बारिश होती है तो पूरा डीएम कार्यालय पानी में डूब जाता है। मजबूरन पदाधिकारियों को एपीआई इज्जत बचाने के लिए पंप से पानी खिंचवाना पड़ता है, लेकिन वह भी बेअसर होता है। वैसे तो अभी बारिश हुई भी नहीं है, सड़क पर जल जमाव भी नहीं हुआ है और इसके पहले ही सड़क धरती में समा गई, जबकि अभी बरसात झेलना बाकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सरकारी रुपया जरूर है, लेकिन यह रुपया जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का ही रुपया है। ऐसे में इस मामले की जांच हो और इस भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में पुणे जैसा हादसा, तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने बाइक को टक्कर मारी, महिला की मौत। मुंबई में पुणे जैसा कार हादसा सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह मुंबई के वर्ली में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। हादसे में मृत महिला का पति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और अभी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के अनुसार घटना सुबह 5:30 बजे की वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके की है। बाइक सवार दंपति मछली खरीदने के लिए ससून डॉक गए थे। जब वे मछली पकड़कर लौट रहे थे तो उनके दोपहिया वाहन को एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पलट गई और पति पत्नी दोनों कार के बोनट पर गिर गए। खुद को बचाने की कोशिश में पति बोनट से कूदने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी पत्नी इतनी भाग्यशाली नहीं थी। घटना के बाद मची अफरा तफरी में आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि पति का फिलहाल इलाज चल रहा है। साथ ही हिट एंड रन मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों पुणे में भी एक ऐसा हादसा सामने आया था, जिसमें एक लग्जरी कार सवार नाबालिग ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। मॉब लिंचिंग से जान बचाकर थाने लाए गए युवक की पुलिस हिरासत में मौत। गया में परिजनों का हंगामा। बिहार के गया जिले में अपने ही मोहल्ले में चोरी करने गए युवक को पकड़कर धुनाई कर दी। इलाज के दौरान आरोपी युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गया शहर के पंचायत अखाड़ा मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद सज्जाद 21 वर्ष के रूप में की गई है। मौत के बाद परिजनों ने जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने थाने में आवेदन भी किया है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचायती अखाड़ा मोहल्ले के बांके गली के शनिवार की देर शाम मृतक मोहम्मद सज्जाद मोबाइल चोरी करने की नियत से घर में घुस रहा था। तो स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। मोबाइल चोरी का आरोप में लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र में गश्त कर रही डायल 112 की पुलिस टीम वहां पहुंची और घायल अवस्था में उसे थाना ले आई। युवक की पिटाई के बाद स्थानीय लोगों ने थाने में चोरी का केस दर्ज करवाया था। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उसे हाजत में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद आरोपी मोहम्मद सज्जाद ने पुलिस को पेट दर्द होने की बात कही। थाने की पुलिस ने शनिवार की रात जेपीएन अस्पताल इलाज के लिए लाई। हालांकि इलाज के कुछ देर बाद ठीक रात को ही वापस फिर हाजत में बंद कर दिया गया। रविवार की सुबह आरोपी युवक ने फिर पेट दर्द की शिकायत की। वहीं कोतवाली थाने की पुलिस ने इलाज के लिए गया शहर के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान आरोपी युवक की मौत हो गई। मौत की खबर मिलने के बाद मृतक सज्जाद के परिजन अस्पताल पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजन धुनाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कोतवाली थाना अध्यक्ष आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि मोबाइल चोरी के आरोप में डायल 112 पुलिस टीम सज्जाद को कोतवाली थाना लाई थी। रविवार को आरोपी युवक को जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले पेट दर्द की शिकायत पर जेपीएन में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक शहजाद के परिजनों ने शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन किया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कपिल सिब्बल का उपराष्ट्रपति धनखड़ पर तंज, कहा संसदीय प्रक्रियाओं का रोज अपमान कौन करता है, हम तो नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज किया। पी चिदंबरम के नए आपराधिक कानून पर दिए बयान पर उपराष्ट्रपति ने उनकी आलोचना की थी कि ये अंशकालिक लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। इस पर सांसद कपिल सिब्बल नाराज हुए हैं। 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा था कि यह अकुशल लोगों ने तैयार किया था। पी चिदंबरम की इस टिप्पणी से गुस्साए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस टिप्पणी का अक्षम्य बताया। उन्होंने कहा कि यह अपमानजनक मानहानिकारक टिप्पणी को वापस लिया जाए। धनखड़ ने कहा कि यह संसद के लोगों का अपमान है। क्या हम लोग अकुशल हैं? उपराष्ट्रपति ने कहा था कि मेरे पास इतने मजबूत शब्द नहीं है कि मैं इस तरह की कहानी को फैलाए जाने और एक सांसद को अंशकालिक करार दिए जाने की निंदा कर सकूं। उन्होंने कहा कि चिदंबरम इस मंच से अपील करता हूं, कृपया सांसदों के बारे में इस अपमानजनक मानहानिकारक और अत्यधिक अपमानजनक टिप्पणी को वापस ले। मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा करेंगे।
उनके इस बयान पर राज्यसभा सांसद ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जगदीप धनखड़ ने पी चिदम्बरम के इस बयान की आलोचना की कि अंशकालिक लोगों ने 3 आपराधिक कानूनों का मसौदा तैयार किया। यह संसद की बुद्धि का अक्षम्य अपमान है। उन्होंने कहा कि हम सभी अंशकालिक हैं धनखड़ जी। विपक्ष के प्रमुख स्वर और स्वतंत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि और कौन दैनिक आधार पर संसदीय प्रक्रियाओं का अपमान करता है, हम तो नहीं करते। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।